हेलो बच्चों, मेरा नाम शुभम पांडे है और आज आप एनर्जी कंजर्वेशन का लेक्चर देख रहे हैं। हम लोग आज पहले चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडियन एनर्जी सिनेरियो के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में ऊर्जा परिदृश्य समझाइए या डिस्कस द इंडियन एनर्जी सिनेरियो। तो इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे? जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आंसर आप दोगे। इसको एक बार समझ लो, फिर हेडिंग वाइज अच्छे से इसका आंसर देना है। भारत में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भारत में किस किस एनर्जी का उपयोग कितने कितने परसेंट हो रहा है। हमारे पास जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, वे कितने हैं और भविष्य में उनसे कितने समय तक हम लगातार अपना काम चला सकते हैं या उनको उपयोग में ले सकते हैं और किस तरीके से हम उसकी बचत करें, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है, भारत में कुल प्राथमिक उत्पादन का लगभग 55% उत्पादन कोयले का होता है। मतलब टोटल जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, उसमें 55% कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कोल का उत्पादन हो रहा है। मतलब कोयला एनर्जी डिमांड को पूरा करने में मेजर रोल प्ले कर रहा है। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हो रही है। 1994 में 10% उत्पादन था, वह 1999 में 13% हो गया। मतलब जो नेचुरल गैस है उसका भी जो प्रोडक्शन है या एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा लेवल पे हो रहा है। 1994 में देख रहे हैं हम लोग की जो है कि 10% था। देखो 1994 में 10% है और 1999 में कितना हो गया, ये 13% हो गया डेटा। तो कहने का मतलब जो प्राकृतिक गैस है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन तेल के उत्पादन में कमी आई। मतलब तेल जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उसमें कमी आ रही है। 1994 में तेल का उत्पादन 20% था, लेकिन 1999 में कितना होगा बेटा? 17%, 3% की गिरावट आई है। ठीक, अब हेडिंग वाइज देखते हैं। कोयला आपूर्ति एनर्जी सिनेरियो जो इंडिया में है उसमें पहली हेडिंग कोयला आपूर्ति, कोल सप्लाई। भारत में कोयले का विशाल भंडार है। 2003 के अंत तक 84,396 मिलियन टन कोयले का भंडार पाया गया। बेटा ये सारी चीज़ें फैक्ट हैं, इसका कोई ऐसा नहीं है समझने का क्या है, इसको याद रखोगे आप लोग फैक्ट। इसको एग्जाम एज इट इज़ आपको रखना पड़ेगा। पूरे विश्व का 8.6% कोयला भारत में है, ये फैक्ट है। पूरे विश्व का 8.6% जो कोयला है वो भारत में है बेटा। ठीक है, ये आपको याद करना है। यह भंडार भारत में 230 वर्षों तक कोयले की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। मतलब जो कोयला रिज़र्व हमारे पास है या कोयला है, उससे हम आने वाले 230 वर्षों तक अपने आप को अच्छे से रख सकते हैं यूज़ करते हुए। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। पूरे विश्व में भारत चौथे नंबर का कोयला उत्पादक राज्य है। मतलब पूरे विश्व में चौथे नंबर पे हमारा इंडिया आता है। जो हमारा प्यारा भारत है वो कोयले के उत्पादन में चौथे नंबर पे आता है पूरे विश्व में। अब ये देखते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पे कोयले के भंडार है। तो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल मुख्य तौर पे कोयला उत्पादक राज्य हैं बेटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको एज इट इज़ लिखना है। एक दो बार प्रैक्टिस कर ले तो आपको याद हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में पूछता है भारत में ऊर्जा सिनेरियो क्या है, एनर्जी सिनेरियो क्या है, उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिखोगे। ठीक है। अब सेकेंड नंबर पर देखते हैं तेल आपूर्ति, ऑयल सप्लाई। तो ऑयल सप्लाई में देखते हैं तेल भारत में उपभोग होने वाले ऊर्जा में 36% भाग उपभोग किया जाता है। मतलब टोटल जो एनर्जी यूज़ हो रही है इंडिया में उसका 36% भाग क्या है, तेल का उपयोग हो रहा है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, या किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हो, या मिट्टी का तेल है, ये क्या है 36% यूज हो रहा है बेटा। ठीक है, 36%। अब देखो विश्व में तेल का उपभोग करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत का भी नाम आता है। मतलब टॉप 10 जो कंट्रीज़ है जो ऑयल को कंज्यूम कर रही है उसमें इंडिया का भी नाम है। हमारे प्यारे देश भारत में कच्चे तेल का उत्पादन वर्तमान समय में 32 मिलियन टन है, जहां कच्चे तेल की मांग 110 मिलियन टन है। मतलब हमारे देश में उत्पादन कितना हो रहा है 32 मिलियन टन्स, और लेकिन डिमांड कितना है 110 मिलियन टन्स। इसका मतलब कि डिमांड ज़्यादा है और
एक्सट्रैक्शन जो है कम है, तो हमको क्या करना पड़ता होगा, इंपोर्ट करना पड़ता होगा, मंगवाना पड़ता होगा बाहर से। तो हम आज भी बाहर से तेल को मंगवाते हैं, कच्चे तेल को मंगवाते हैं। आपको पता है कि जो ईरान, ये सब चीज़ें, ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तेल का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से हम लोग तेल को इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। 2007 के अंत तक कच्चे तेल की खपत 136 मिलियन थी। मतलब 2007 के अंत तक ये जो कंजम्पशन है 136 मिलियन हो गई थी। भारत में कच्चे तेल के रिजर्व मुख्य रूप से बॉम्बे, असम में है। मतलब बॉम्बे और असम में कच्चे तेल के रिजर्व हैं, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। थर्ड नंबर पर बेटा देखें तो प्राकृतिक गैस आपूर्ति को देखते हैं। नेचुरल गैस सप्लाई को बेटा हम लोग देखते हैं। जो प्राकृतिक गैस आपूर्ति है वो टोटल एनर्जी कंजम्पशन का 8.9% है। मतलब नेचुरल गैस जो यूज़ हो रहा है हमारे कंट्री में वो कितना है, 8.9% है टोटल एनर्जी कंजम्पशन का। वर्तमान समय में प्राकृतिक गैस की मांग 96 मिलियन क्यूबिक पर डे। मिलियन क्यूबिक क्या है, वॉल्यूम का ये यूनिट है। 96 मिलियन क्यूबिक पर डे है जो हमारा नेचुरल गैस का डिमांड है। और उपलब्धता 67 मिलियन क्यूबिक पर डे है। डिमांड 96 मिलियन है, लेकिन जो अवेलेबिलिटी है वो 67 मिलियन क्यूबिक पर डे है। इसका मतलब हमको नेचुरल गैस को भी बाहर से ही मंगवाना पड़ता होगा। मतलब इसको भी इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से मंगवाते हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में नेचुरल गैस नहीं है। 2007 में मांग 200 मिलियन क्यूबिक पर डे तक बढ़ी और आज लगातार बढ़ती जा रही है। 2007 में 200 मिलियन क्यूबिक पर डे ये डिमांड हो गया और अभी भी बढ़ रही है। समझ रहे हो कि बहुत तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी नेचुरल गैस पे या गैस पे डिपेंडेंट आ रहा है। प्राकृतिक गैस का रिजर्व लगभग 660 बिलियन क्यूबिक मीटर है। मतलब हमारे इंडिया में जो नेचुरल गैस है उसका कितना रिजर्व है, कितना है, 660 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, विद्युत ऊर्जा मांग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी का एक रूप है जिसके बिना अपने लाइफ को हम लोग सोच नहीं सकते। टोटली इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे पास जो भी मशीनरी इक्विपमेंट है वो टोटल इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली है। अपने हाथ में मोबाइल को देख लो, जिस मोबाइल पे आप स्टडी कर रहे हो, चार्जर देख लो, फ़ैन देख लो, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलने वाली चीज़ें हैं। तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। 31 मई 2004 को कुल पावर जनरेशन क्षमता 1,12,581 मेगावाट थी। ठीक है, ये डेटा 31 मई 2004 का है, जिसमें अब इसमें कितना कितना पोर्शन किस किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, किस किस पावर प्लांट से, वो चीज़ दिया गया है। जिसमें 28,807 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट से 77,931 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट से, 2,720 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट से और 1,869 मेगावाट पवन ऊर्जा से। तो देख रहे हो, तो यहाँ बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है या इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिल रही है वो मेजर पावर प्लांट जिससे मिल रही है वो है थर्मल पावर प्लांट। तो इलेक्ट्रिसिटी जो 70% जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट से होती है। सेकेंड नंबर पे हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्ड नंबर पे न्यूक्लियर है और सबसे लास्ट में क्या है, विंड पावर प्लांट है। ये चीज़ें क्लियर आपको हो रही होंगी, डेटा है, इसको दिमाग में रखना है और एज इट इज़ एग्ज़ाम में हेडिंग वाइज इसको लिख देना है अगर इंडियन एनर्जी सिनेरियो पूछता है तो। थर्ड पॉइंट है, 2002-2003 में कुल ऊर्जा उत्पादन 531 बिलियन यूनिट हो गई थी। मतलब यूनिट्स में बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेज़र करने के लिए यूनिट्स का यूज़ करते हैं। यूनिट 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। मतलब 2002-2003 में कुल ऊर्जा उत्पादन कितना हो गया था, 531 बिलियन यूनिट। वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन 130 गीगावाट है, 130 गीगावाट लगभग। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं हम लोग सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन की, किस किस सेक्टर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये लगभग हाफ पोर्शन जो ये कवर कर रहा है, लगभग हाफ पोर्शन, ये क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में। ठीक है, अब देखो ये जो थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन है ये एग्रीकल्चर को शो कर रहा है और 5% एनर्जी जो है वो कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में। और जो हम लोग रहते हैं आवासीय, एसी, फ्रिज, कूलर जो घरों में लगाते हैं, घरों में जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो क्या है, 10% है।
और जो ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे, बस, ये सब चीज़ों में जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है या सोर्सेस ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, वो कितना है बेटा? वो है 22%। ठीक है। और 14% मिसलेनियस है, अलग चीज़ों में यूज़ हो जाता है, जैसे रिसर्च में हुआ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सुधार हुआ, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आई थिंक कि इंडियन एनर्जी सिनेरियो आपको क्लियर हुआ होगा। ये जो मैंने जैसे पॉइंट वाइज बताया, ऐसे ही आपको लिखना है। कंटेंट सफिशिएंट है और टू द पॉइंट फैक्ट्स हैं, तो इसको आपको लर्न ही करना है। और अभी आने वाले वीडियोस में मैं यूपी के एनर्जी सिनेरियो के बारे में डिस्कस करूँगा, कैसे एग्ज़ाम में लिखना है टू द पॉइंट, वो चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। और कोई डाउट हो, कोई पॉइंट ना समझ में आता हो तो आप ज़रूर बताएं, उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर दूँगा। फिर भी कन्फ्यूज़न नहीं क्लियर होता तो आप ज़रूर कमेंट करें, आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया जाएगा। और स्टडीज़ में किसी तरह की परेशानी हो तो उसको भी आप लोग डिस्कस कर सकते हो, और कोई झिझक ना रखना अपने अंदर, क्योंकि पढ़ाई के लिए हम लोगों को कुछ भी करना है, और हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए और एक गुणवत्ता भरी लाइफ को जीने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, वो है एजुकेशन। और एजुकेशन से ही हम अपने आप को सुधार सकते हैं, अपने लैंग्वेज को, अपने परिवार को, अपने समाज को, या अगर ओवरऑल देखो तो विश्व को भी सुधारने के लिए एक अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है, नीतिबद्ध ज्ञान की आवश्यकता है। और ये ध्यान रखना, अगर आपके पास ज्ञान है और संस्कार नहीं तो ज्ञान बिल्कुल ही कीचड़ के समान है। तो संस्कार से भरपूर रहिए और ज्ञानवान रहिए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।